So let's start with today's lecture. चले एक सर्किट जो है गिवन है, कॉम्बिनेशनल सर्किट जो है वो गिवन है एंड इट हैज़ टू नॉट गेट्स, टू एंड गेट्स एंड टू और गेट्स. अज्यूम करें कि ए की जो वैल्यू है इनिशियली इट इज़ ज़ीरो, बी की वैल्यू जो है वो 1 है और सी की जो वैल्यू है वो 1 है. देन व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस नैंड गेट. सो यहाँ पे ज़ीरो है तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 1 आएगा. बी के ऊपर 1 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा. सो नैंड गेट, इस एंड गेट का जो आउटपुट है वो ज़ीरो है. सिमिलरली इस एंड गेट का जो आउटपुट है वो 1 है और वाई आउटपुट जो है, चूँकि ये और गेट का आउटपुट है एंड हैंस यहाँ पे 1 जो है वो अपीयर होगा. ठीक है, सो यू कैन गो थ्रू दिस सर्किट एंड यू कैन डिटरमिन द आउटपुट ईजिली. ओके, अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, अब मैं ये करने जा रहा हूँ कि जो b की वैल्यू है उसको मैं 1 से 0 करने जा रहा हूँ. ओके, यहाँ इसको ज़ीरो करने से क्या होगा, इसको ज़ीरो करने से ये होगा कि यहाँ पे जो ज़ीरो है वो 1 में कन्वर्ट होगा एंड सिमिलरली जो यहाँ पे ये वाला जो ज़ीरो है दिस विल बी कन्वर्टेड टू 1 क्योंकि यहाँ पे जो इनपुट है दैट इज़ 1. और क्या चेंजेस आए, और कहाँ पे चेंजेस आएंगे, यहाँ पे चेंजेस आएंगे. ये वाला सिग्नल जो है ये भी चेंज होगा ड्यू टू बी गोइंग टू ज़ीरो. सो अब इस एंड गेट का जो आउटपुट है वो 1 से 0 हो जाएगा. एंड व्हाट अबाउट वाई, यहाँ पे one of the inputs of the OR gate is finally 1, the other input has the final value 0, so 1 and 1 और 0 की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी. so y की वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होगी, it will remain constant if you look at the block diagram and if you do all the calculations. okay, now let's take a look at the waveforms. सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम b की वैल्यू जो है, देयर इज़ नो क्लॉक ओवर हियर, सो b जो है इसको ड्रॉ करते हैं, उन वेवफॉर्म्स को ड्रॉ करते हैं जो चेंज हो रहे हैं. ठीक है, a की वैल्यू तो कांस्टेंट रह रही, दैट इज़ 0, c की वैल्यू कांस्टेंट रह रही, दैट इज़ 1. सो इनको ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, ये इनको हम अपने जहन में इनकी वैल्यूज़ को हम रख सकते हैं और कैलकुलेशन जो है कर सकते हैं. ओके, सो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ b ओवर हियर. सो b इज़ इनिशियली 1, इनिशली b इज़ 1 और फिर कुछ देर के बाद इसको हम 0 कर रहे हैं. ठीक है, एंड सिमिलरली और कौन कौन सा सिग्नल चेंज हो रहा है. सो एज्यूम करें कि मैं इसको, इस सिग्नल का नाम n1 रख देता हूँ और इस सिग्नल का नाम मैं n2 रख देता हूँ. असल में इनको हम नेट्स कहते हैं, दीज आर कॉल्ड नेट्स. ये जो वायर्स है ना, जो दो गेट्स को या दो मॉड्यूल्स को आपस में कनेक्ट करते हैं, इनको नेट्स कहते हैं. ओके, सो दो नेट्स मैंने लेबल कर दिए हैं, n1 एंड n2. सो n1 को मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँगा, n2 को भी मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँगा एंड आई एम इंटरेस्टेड इन सीइंग द वैल्यू ऑफ y. ओके, सो n1 जो है अकॉर्डिंग टू योर ब्लॉक डायग्राम, n1 जो है वो 0 से 1 हो रहा है. सो इनिशियली द वैल्यू ऑफ n1 इज़ 0. सो n1 की वैल्यू 1 कब होगी, जब b की वैल्यू जो है वो 0 होगी. सो लेट्स ड्रॉ imaginary line over here indicating the time at which b is going to 0. so n1 की वैल्यू 1 कब होगी, जब b की वैल्यू जो है वो 0 होगी. so this is the point of time, this is the point in time where b is going to 0. लेकिन अब आपने एक जहन में एक बात याद रखनी है और वो ये है कि इस पूरे कोर्स में अभी तक हमने डिलेज़ का जिक्र नहीं किया. डिलेज़, वी हैव बीन अज्यूमिंग दैट जैसे ही इनपुट चेंज होगा आउटपुट भी उसी टाइम पे चेंज होगा, जबकि प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता. जब आप इनपुट को चेंज करते हैं इट टेक्स सम टाइम फॉर दैट चेंज टू अपीयर एट द आउटपुट. सो डिलेज़ के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन हम करेंगे सेमेस्टर 7th में VLSI के कोर्स में. I just want to introduce
a little bit about the delays in today's lecture, ताकि जब आप VLSI का कोर्स पढ़ो आप पहले से मेंटली तौर पे तैयार हो डिलेज़ के बारे में. And when you want to work on digital system projects maybe after this semester, आपके जहन में होना चाहिए अच्छा डिलेज़ भी कोई चीज़ होती है, और उनको जहन में रखते हुए फिर आप डिज़ाइन कर सकते हैं ईज़िली. सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट डिलेज़ ब्रीफली इन टूडेज़ लेक्चर. बहुत ज़्यादा हम इसको डीपली डिस्कस नहीं करेंगे. ओके, सो अकॉर्डिंग टू योर थ्योरी n1 की जो वैल्यू है इट शुड इमीडिएटली गो टू 1, बट ऐसा नहीं होगा, बल्कि कुछ डिले के बाद इसकी वैल्यू जो है वो 1 होगी. ठीक है, सो आफ्टर सम डिले. सिमिलरली ये जो n2 की वैल्यू है जो ज़ीरो हुई है, क्योंकि b की वैल्यू ज़ीरो हुई है. सो n2 विल गो टू ज़ीरो. इनिशियल वैल्यू n2 की जो है वो 1 है. सो इनिशियल वैल्यू इज़ 1 and I expect n2 to go to 0 when b goes to 0 at this point of the time. So यहाँ पे I expect n2 to go to 0, लेकिन again we are assuming that this circuit is practical and hence there will be some delay. यानी n2 जो है वो 0 होगा, लेकिन उस वक्त नहीं जिस वक्त b 0 होगा, बल्कि कुछ देर के बाद n2 की वैल्यू जो है वो 0 होगी. सो इस इमेजिनरी लाइन के बाद n2 की वैल्यू जो है वो 0 होगी. नाउ अब कहाँ पे 0 होगी? नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अब आप देखो कि जो n1 सिग्नल है इट इज़ रिलेटेड टू दिस सिग्नल and this signal is related to this signal. Similarly n1 is related to this and this signal is related to this. So n1 का इनडायरेक्ट ताल्लुक़ है a के साथ, n1 का इनडायरेक्ट ताल्लुक़ है b के साथ. a से n1 तक जाते हुए दो गेट्स आ रहे हैं. द फर्स्ट गेट इज़ नॉट गेट, द सेकंड गेट इज़ एंड गेट. b से n1 तक जाते हुए देर आर टू गेट्स, वन इज़ द नॉट गेट एंड द सेकंड इज़ द सेम एंड गेट. और फिर इसी तरह अगर आप n2 को देखें, n2 का जो ताल्लुक़ है वो b के साथ भी है और c के साथ भी है, और b से n2 तक जाते हुए एक ही गेट बीच में आ रहा है, दैट इज़ द एंड गेट. और c से n2 की तरफ जाते हुए भी एक ही गेट बीच में आ रहा है, दैट इज़ द सेम एंड गेट, ये जो सेकेंड एंड गेट है. ठीक है, सो जितने ज़्यादा गेट्स बीच में आएंगे डिले जो है उतना ज़्यादा होगा, ये आपने जहन में रखना है फ़िलहाल. ठीक है, सो डिले इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ़ गेट्स. अभी फ़िलहाल वी आर इग्नोरिंग मैनी अदर डिलेज़, फॉर एग्जांपल वायर डिले है. ठीक है, ये आप पढ़ेंगे VLSI के सब्जेक्ट में. ठीक है, एंड देयर आर मैनी अदर फैक्टर्स विच अफेक्ट द डिले. सो वी आर नॉट कंसिडरिंग, अज्यूमिंग कि वायर की जो डिले है वो ज़ीरो है, एंड देन व्हाट वी कैन से दैट द डिले इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ़ गेट्स. ठीक है, सो n1 के ऊपर चेंज आएगा काफ़ी देर के बाद एज़ कम्पेयर टू n2. सो n2 विल चेंज फर्स्ट, यानी उसकी वैल्यू 1 से 0 होगी पहले, और n1 की वैल्यू 0 से 1 होगी बाद में. सो वेव फॉर्म के ऊपर आई विल रिप्रेजेंट द चेंज ऑन n2 वे बिफोर n1 चेंजेस इन टाइम. ठीक है, सो इस तरह से मैं n2 की वेव फॉर्म को जो ड्रॉ करूँगा. ठीक है, आप मुझसे ये सवाल भी कर सकते हैं कि सर आपने ये वाली जो एज है नेगेटिव एज, इसको आपने यहाँ पे क्यों नहीं ड्रॉ किया इस पॉइंट पे? तो उसकी रीज़न मैंने आपको बता दी है, वो ये है कि n2 और b या n2 और c के दरमियान में एक गेट है, एंड हेंस द डिले इज़ स्मॉलर. कौन सा डिले? ये वाला जो डिले है, दिस डिले, इसका नाम आप d2 कह लें. दिस डिले इज़ स्मॉलर दैन दिस डिले. ठीक है, n1 और a या b के दरमियान में दो गेट्स हैं जिसकी वजह से डिले ज़्यादा है. n2 और b या c के दरमियान में नंबर ऑफ़ गेट्स कम है, इसलिए डिले d2 जो है वो कम है. ठीक है, इसलिए n2 जो है वो अर्लियर 0 हो रहा है, जबकि n1 जो है वो लेटर इन टाइम 0 से 1 की तरफ जा रहा है. ओके, आई होप यू गॉट दिस पॉइंट.
विच इज़ रिलेटेड टू दिस डिले. सो अब आपने जहन में ये रखना है कि the longest path, in the digital circuit, the longest path in the digital circuit is called critical path. इसको critical path कहते हैं. ठीक है. So what is the critical path in this digital hardware? The critical path is A to N1 to Y. ठीक है. So output, अब आपका जो असल आउटपुट है वो Y है. सो y से लेके a से लेके या एनी ऑफ द इनपुट्स, चाहे वो a हो, b हो या c हो, एनी ऑफ द इनपुट्स से लेके आउटपुट तक सबसे लंबा पाथ, लंबे पाथ से, लॉन्गेस्ट पाथ से मुराद ये है कि सबसे बड़ा डिले वाला जो पाथ है, द पाथ विद द बिगेस्ट या हाईएस्ट डिले. ठीक है. सो वो कौन सा पाथ है? वो a टू n1 टू y है या b टू n1 टू y है. बिकॉज ए से लेके वाई तक नंबर ऑफ़ गेट्स जो हैं वो 3 हैं. नॉट गेट भी है, एंड गेट भी है, और गेट भी है. सिमिलरली देयर आर 3 गेट्स बिटवीन बी टू वाई, बिटवीन बी एंड वाई, और वो कितने हैं? 3 है. जबकि सी से लेके वाई तक जो पाथ बन रहा है वो है सी टू n2 टू वाई, और सी से लेके वाई तक नंबर ऑफ़ गेट्स जो हैं वो सिर्फ 2 हैं. सो क्रिटिकल पाथ इसमें 2 हैं इस सर्किट में. ठीक है. सो दिस यू हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड. द लॉन्गेस्ट पाथ इन योर डिजिटल डिज़ाइन इज़ कॉल्ड क्रिटिकल पाथ. एंड इस क्रिटिकल पाथ की वजह से आउटपुट पे क्या इफ़ेक्ट होगा वो अब हम देखने जा रहे हैं. सो y क्या है? y इज़ द और ऑपरेशन. y इज़ द और ऑफ n1 एंड n2. ठीक है. सो 0 और 1. सो फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक y की वैल्यू क्या रहेगी? 1 रहेगी, बिकॉज वन ऑफ द इनपुट्स इज़ 0 एंड वन ऑफ द इनपुट्स इज़ 1. ओके. नाउ इफ़ यू लुक इन दिस टाइम ड्यूरेशन, सो इस टाइम ड्यूरेशन में n1 जो है वो 0 है, n2 जो है वो 1 है, एंड hence y will remain the same which is 1. ओके. नाउ अब हम इस टाइम ड्यूरेशन को देखते हैं. इस टाइम ड्यूरेशन में, सो इस टाइम ड्यूरेशन में n1 की वैल्यू 0 है और n2 की वैल्यू जो है वो भी 0 है. सो नाउ व्हाट विल हैपन? y की वैल्यू जो है वो 0 चली जाएगी. वैल्यू ऑफ y विल बी 0. Now let's take a look at this time duration. ठीक है. सो इस टाइम ड्यूरेशन में n1 की वैल्यू जो है वो 1 है, n2 की वैल्यू जो है वो 0 है. सो 0 और 1 इज़ 1 एंड hence y will be 1 for rest of the time. ठीक है. सो नाउ आपने शुरू में मुझे क्या कहा था? आपने ये कहा था कि y will remain constant, but due to the delay, due to the critical path, या ड्यू टू प्रैक्टिकल डिलेज इन योर सर्किट, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक अनवांटेड ट्रांजिशन जो है वो आई है. अनवांटेड ट्रांजिशन. नाउ ट्रांजिशन मीन्स, इंग्लिश में ट्रांजिशन किसको कहते हैं? ट्रांजिशन मीन्स चेंज. सो ट्रांजिशन को बेसिकली हम क्या कहते हैं? चेंज कहते हैं. वाई, सिग्नल y is transitioning how many times? 2 times. एक यहाँ पे और एक यहाँ पे. y की वैल्यू चेंज हो रही है दो टाइम इंस्टेंसेस पे, एक इस टाइम पे और एक इस टाइम पे. सो y is transitioning at time say t1 and t2. At time t1 y is going from 1 to 0, while at time t2 y is going from 0 to 1. So there are two transitions in the output signal, in the output y. ठीक है. and if there are multiple transitions
in the output, if there are multiple transitions more than one, ठीक है, so इस केस में 2 है. If there are multiple transitions in the output when input या inputs transitions once यानी changes once, ठीक है. सो अगर आप B को देखें, बी जो है वो एक ही दफ़ा चेंज हो रहा है इस पूरे सिनेरियो में, और वो कौन सा पॉइंट है, वो दैट इज़ एट टाइम इज़ इक्वल टू से, ये आप कह लें इसको एट टाइम से T3, ठीक है. सो व्हेन इनपुट ट्रांजिशन वंस, और उस सिंगल ट्रांजिशन के लिए अगर मल्टीपल ट्रांजिशंस हों, देन दिस दिस क्या कहते हैं इसको, तो हम ये कहेंगे कि okay, so let me write it down. So if the input, so if there are multiple transitions, when the input transitions once, then output is said to have a glitch, ठीक है. so there is a glitch in this output. so glitch की निशानी क्या है? glitch की निशानी जो है, किसी भी सिग्नल में स्पेसिफिकली हम यहाँ पे आउटपुट के बारे में बात कर रहे हैं. सो किसी भी सिग्नल में ग्लिच का मतलब क्या है? ग्लिच का मतलब ये है कि दैट सिग्नल इज़ ट्रांजिशनिंग मल्टीपल टाइम्स, ठीक है. सो इन दिस केस आवर वाई आउटपुट इज़ ट्रांजिशनिंग 2 टाइम्स, इट इज़ चेंजिंग 2 टाइम्स, वन एट T1 टाइम एंड वन एट T2 टाइम. और वो T1 जो है वो नैनो सेकेंड्स में भी हो सकता है, 1 सेकेंड भी हो सकता है, वट एवर द टाइम इज़. मैं यहाँ पे जेनेरिक टाइम की बात कर रहा हूँ. सो इफ़ मल्टीपल ट्रांजिशंस are there at a signal, then that signal is said to have a glitch. ये आप ज़हन में रखना है. Okay, so you have to be aware as digital design engineers, you have to be aware of the glitch phenomena which can occur in the circuit, and इसको हम प्रिवेंट भी कर सकते हैं, और प्रिवेंशन की जो टेक्निक्स हैं वो हम पढ़ेंगे VLSI के कोर्स में, ठीक है. सो ब्रीफली मैं डिस्कस कर लूँगा आपके साथ अभी फ़िलहाल. सो हाउ कैन वी प्रिवेंट दिस ग्लिच? ये जो ग्लिच आया है यहाँ पे, इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? देर आर 2 वेज़. या तो ये जो एज है इसको शिफ्ट करके यहाँ पे ले आओ इस एज के बाद, देन यू विल सी दैट y विल बी कांस्टेंट 1 फॉर होल टाइम. दूसरा तरीका ये है कि ये वाली जो एज है इसको शिफ्ट करके यहाँ पे ले आओ, यानी इस एज से पीछे ले आओ, ठीक है. अगेन इन दैट केस y की वैल्यू जो है वो 1 ही रहेगी. नाउ हाउ टू शिफ्ट दीज एजेस, दिस इज़ नॉट द स्कोप ऑफ दिस कोर्स, वो हम देखेंगे VLSI के कोर्स में, ठीक है. सो देयर आर मैनी वेज यू कैन इंट्रोड्यूस एडिशनल गेट्स टू इंक्रीज द डिले, यू कैन डू मैनी अदर स्टफ्स टू प्रिवेंट द ग्लिच, ठीक है. सो यू हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड. एंड समटाइम्स ऐसा भी होता है कि इट इज़ not possible to remove all the glitches. फिर आपको क्या करना पड़ेगा? you have to live with that and you have to manage somehow those glitches. You have to live with those glitches in the design. So you have to be aware of these glitches while designing digital systems. Okay जी, so it's time for taking questions from your side. किसी को कोई question हो तो आप पूछ सकते हैं related to glitches. सर मेरा क्वेश्चन. जी बताएं, पूछे. सर अभी आपने यही बताया ना कि ग्लिच को प्रिवेंट अभी आपने बताया है, इसमें आपने ये कहा है कि N2 का जो एज है वो हमने फॉरवर्ड लेके जाना है. हाँ जी, फॉरवर्ड लेके जाना है. हाँ जी, फॉरवर्ड लेके जाए. N1 N1 को उधर ही पड़ा रहने दो, बस N2 को चेंज कर दो, N2 को फॉरवर्ड लेते हो. हाँ एक टाइम में एक को हमने हाँ जी, एक टाइम में एक को करना है. या N2 को आगे ले जाओ या N1 को पीछे ले आओ. फिर उस सूरत हाल में आप ज़रा ये करके देखें ना, उसमें पेज के ऊपर आप देखेंगे कि y की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट 1 रहेगी थ्रू आउट द टाइम. देयर विल बी नो ज़ीरो, कांस्टेंट ही रहेगी 1, ग्लिच ही नहीं होगी वहाँ पे. ओके, सो दिस इज़ ऑल आई वांटेड टू टॉक अबाउट ग्लिचेस या ग्लिच. अच्छा, आई थिंक एक और क्वेश्चन भी है शायद. जी, किसने सवाल जी पूछे, क्या सवाल है आपका?
सर जिस तरह N1 और N2 पे डिले आया उस तरह Y पे भी डिले आएगा। हाँ जी, बाई पी पे डिले आएगा। मैंने वो डिले यहाँ पे शो नहीं किया, ठीक है, क्योंकि दैट इज़ नॉट द स्कोप ऑफ दिस कोर्स, लेकिन आपके जहन में होना चाहिए कि डिलेज आर देयर इन प्रैक्टिकल डिजिटल सिस्टम्स। कि एंड देन आल्सो ये डिले जो हैं सिर्फ प्रैक्टिकली आ सकते हैं कि सिमुलेशन के दौरान भी आ सकते हैं। सिमुलेशन में नहीं आएगा। दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन। सो यू हैव टू रिमेंबर दैट क्वेस्टा सिम में या विवाडो में डिले आपको नज़र नहीं आएंगे। देर इज़ नो कॉन्सेप्ट ऑफ डिलेज इन सिमुलेटर्स, ये आपने जहन में रखना है। वी एल एस ए के कोर्स में जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि यू विल बी इंट्रोड्यूसिंग दोज डिलेज थ्रू डिफरेंट टूल्स लाइक केडेंस या साइनॉप्सिस या ओपन लेन, ठीक है। सो दीज आर द टूल्स विच विल इंट्रोड्यूस प्रैक्टिकल डिलेज इनटू योर डिजिटल सर्किट्स। वो हम ये दिस इज़ नॉट द स्कोप ऑफ द दीज आर नॉट विद इन द स्कोप ऑफ दिस कोर्स, सो ये हम बाद में हम डिस्कस कर सकते हैं। ओके, सो ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ रिलेटेड टू टाइमिंग। सो से फॉर एग्जांपल मेरे पास एक फ्लिप फ्लॉप है, डी क्यू फ्लिप फ्लॉप है। दिस इज़ डी क्यू फ्लिप फ्लॉप एंड दिस इज़ क्लॉक। फॉर द टाइम बीन आई एम इग्नोरिंग रीसेट, या चलें आप अज्यूम करें रीसेट है, लेकिन आई विल नॉट बी शोइंग द रीसेट सिग्नल ओवर हेयर टू कीप द डिस्कशन सिंपल। एंड आप लोगों को पता है कि डी क्यू फ्लिप फ्लॉप के अंदर क्या है। डी क्यू फ्लिप फ्लॉप के अंदर दो डी लैचेज़ हैं कनेक्टेड बैक टू बैक। जो फर्स्ट डी लैच है उसका जो क्लॉक सिग्नल है डैट इज़ इन्वर्टेड, जबकि जो दूसरा डी लैच है उसका क्लॉक सिग्नल जो है वो नॉन इन्वर्टेड है। सो इस डी क्यू ब्लॉक के अंदर दो डी लैचेज़ हैं कनेक्टेड बैक टू बैक। ओके, सो let me draw waveforms clock. So you can see that कि पिछले 3 हफ्तों से हम वेवफॉर्म्स जो हैं ड्रॉ कर रहे हैं, एंड वेवफॉर्म्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वेवफॉर्म्स के बगैर आप डिजिटल सिस्टम्स को समझ नहीं सकते, और जब आप समझ नहीं पाओगे तो आप डिज़ाइन भी नहीं कर पाओगे सही तरीके से। ओके, सो दिस इज़ द वेवफॉर्म फॉर क्लॉक एंड अज्यूम के द वेवफॉर्म फॉर द डी इनपुट, ये आपने अज्यूम करना है। The waveform for D input is this, ठीक है। सो इनिशियली D इज़ 0 और फिर उसकी वैल्यू जो है वो 1 रह रही है। एंड यहाँ मैं दो इमेजिनरी लाइंस जो है मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, and we are interested to see the Q signal। और एक और इमेजिनरी लाइन जो है ड्रॉ करते हैं ओवर द क्लॉक एज। ओके, नाउ अब आपने जहन में ये रखना है कि आपको पता है कि डी क्यू फ्लिप फ्लॉप या डी फ्लिप फ्लॉप का बिहेवियर क्या है। व्हाट इज़ द बिहेवियर ऑफ डी फ्लिप फ्लॉप? के पॉजिटिव एज के ऊपर जो भी डी की वैल्यू होगी, इन दिस केस द वैल्यू ऑफ डी इज़ 1, ये मैंने क्रॉस का निशान लगाया हुआ है पॉजिटिव एज के ऊपर। सो पॉजिटिव एज के ऊपर जो भी डी की वैल्यू होगी वो क्यू पे ट्रांसफ़र हो जाएगी, एंड इट विल रिमेन एट दैट वैल्यू टिल द नेक्स्ट पॉजिटिव एज। नेक्स्ट पॉजिटिव एज पे जाके फैसला होगा कि डी को 1 रखना है या 0 रखना है, डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ डी। ओके, दैट इज़ नॉट द पॉइंट ऑफ डिस्कशन राइट नाउ। पॉइंट ऑफ डिस्कशन जो है वो ये है, इफ़ यू वांट टू सक्सेसफुली ट्रांसफ़र दिस वैल्यू 1 टू क्यू। अच्छा, अज्यूम करें कि क्यू की जो इनिशियल वैल्यू है वो 0 है, ठीक है। सो द वैल्यू ऑफ क्यू इज़ 0, द वैल्यू ऑफ क्यू इज़ 0, ठीक है। सो इफ़ यू वांट टू सक्सेसफुली ट्रांसफ़र दिस 1 टू क्यू, फिर आपने दो बातों का ख्याल रखना है। नंबर 1, डी शुड बी 1 before this imaginary line, and D should remain 1 for this much amount of time after the clock edge, ठीक है। ये दो बातों का आपने ख्याल रखना है।
कि डी शुड बी, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, डी शुड बी 1 बिफोर दिस इमेजिनरी लाइन, ठीक है, एंड इट शुड रिमेन 1 फॉर दिस मच अमाउंट ऑफ टाइम। इसको हम कहते हैं, इस टाइम को हम कहते हैं टी सेटअप टाइम, ठीक है। एंड डी शुड रिमेन स्टेबल फॉर दिस मच अमाउंट ऑफ टाइम, जिसको मैं होल्ड टाइम कह रहा हूँ। सो फॉर डी शुड रिमेन स्टेबल फॉर this much amount of time and this much amount of time, for this much amount of time before the clock edge, positive clock edge, and it should also remain stable for this much amount of time after the clock edge। जब ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो d की जो वैल्यू 1 है that will be successfully transferred to q। so in this case Q की जो वैल्यू है वो 1 किस पॉइंट पे होगी, वो 1 जो है इस पॉइंट पे जाके होगी अगर ये दो कंडीशंस जो हैं वो सेटिस्फाइड हो जाए। यू हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड। एंड से फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल देख लेते हैं। क्लॉक में बना लेता हूँ दोबारा, एंड डी में बना लेता हूँ। एंड नाउ यू पीपल नो दैट कि देयर एग्जिस्ट टू इमेजिनरी लाइन्स, one before the clock edge and one after the clock edge। अगर d की वैल्यू जो है, अगर d की वैल्यू जो है वो यहाँ पे जाके चेंज हो जाए इस एरिया के अंदर, अच्छा दिस एरिया इज़ कॉल्ड एपर्चर, दिस इज़ कॉल्ड एपर्चर रीजन, ठीक है। सो प्रीवियस डायग्राम में देखो d की वैल्यू जो है वो एपर्चर रीजन से बाहर चेंज हो रहा है, ठीक है। व्हाट विल हैपन इफ़ d चेंजेस विद इन द एपर्चर रीजन, अगर एपर्चर रीजन में d की वैल्यू चेंज हो रही है यानी सेटअप टाइम, ये जो सेटअप टाइम है ये वाली कंडीशन जो है वो वायलेट हो रही है, या मे बी ये वाली कंडीशन जो है वो वायलेट हो रही है। इन दिस केस कौन सी कंडीशन वायलेट हो रही है यहाँ पे, इन दिस केस ये वाली जो कंडीशन है ये वायलेट हो रही है, ठीक है। रूल क्या है, रूल ये है कि डी शुड हैव चेंज बिफोर दिस रेड इमेजिनरी लाइन, लेकिन डी की वैल्यू चेंज हो रही है यहाँ पे, ठीक है। सो वी हैव वायोलेटेड दिस वेरी फर्स्ट कंडीशन, सेटअप टाइम। सेटअप टाइम जितने टाइम के लिए डी वॉज नॉट स्टेबल, सो अब हैंस यहाँ फिर क्या होगा इस सिचुएशन में, इस सिचुएशन में ये होगा कि जो Q की जो वैल्यू है, Q की जो वैल्यू है, सो इनिशियली Q इज़ ज़ीरो, सो Q की वैल्यू जो है एपर्चर रीजन के अंदर Q की जो वैल्यू है that will assume a value between 0 and VDD, where VDD could be 5 volt, it could be 3.3 volt, it could be 1.8 volt depending on the node which we are using to design the digital circuit। so ये जो रेड मैंने एक वेवफॉर्म ड्रॉ की है ये बेसिकली अनडिफाइंड वैल्यू है, अनडिफाइंड वैल्यू ऑफ Q। सो Q की वैल्यू जो है अनडिफाइंड होगी, अनडिफाइंड मीन्स दैट उसकी जो वोल्टेज की वैल्यू है जो Q के ऊपर है दैट इज़ अ वैल्यू बिटवीन 0 एंड VDD। सो Q विल बिकम अनडिफाइंड, Q विल बी अनडिफाइंड फॉर सम अमाउंट ऑफ टाइम, Q will be undefined for some amount of time and फिर कुछ देर के बाद मे बी शायद यहाँ पे जाके या शायद यहाँ पे जाके या हो सकता है इससे पहले Q की वैल्यू जो है इट विल बिकम स्टेबल, इट कुड अज्यूम 1, ये 1 है, या इट कुड गो टू 0 अगेन, ये 0 है, ठीक है। सो फॉर सम टाइम
फॉर सम अमाउंट ऑफ टाइम, ठीक है, द वैल्यू ऑफ क्यू विल बी अनडिफाइंड, ठीक है। हो सकता है ये वाली जो एज है जिस पे ये अनडिफाइंड हो रही है वो वो एज यहाँ पे आए, वो एज यहाँ पे आए, ठीक है। सो ये बल्कि बहुत ही आर्बिट्रेरी किस्म की वेवफॉर्म मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है, जस्ट टू कन्वे द फैक्ट दैट द वैल्यू ऑफ क्यू विल बी अनडिफाइंड इफ़ डी चेंजेस इन दिस रीजन। ये जो रीजन है ना, अपर्चर रीजन, अगर इस रीजन में डी की वैल्यू चेंज हो रही है, देन द वैल्यू ऑफ क्यू विल बिकम अनडिफाइंड फॉर सम अमाउंट ऑफ टाइम। ये भी बहुत ज़रूरी है, ये नहीं कि हमेशा के लिए वो अनडिफाइंड, अच्छा ये भी पॉसिबल है कि हमेशा के लिए अनडिफाइंड रहे, लेकिन दिस इज़ प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। इट रिमेन्स अनडिफाइंड फॉर सम अमाउंट ऑफ टाइम एंड देन इट रिजॉल्व्स टू आइदर वन, यानी इट स्टेबलाइजेज टू आइदर 1 और 0 आफ्टर सम अमाउंट ऑफ टाइम, ठीक है। अब हमें नहीं पता वो 1 पे जाएगा वो या वो 0 पे जाएगा, ये फ्लिप फ्लॉप की मर्ज़ी है, ठीक है। फ्लिप फ्लॉप के अंदर जो सर्किट लगा हुआ है उसकी मर्ज़ी है। सो दिस इज़ कम्प्लीटली नॉन डिटर्मिनिस्टिक। नॉन डिटर्मिनिस्टिक का मतलब ये है कि यू कैन नॉट डिटर्मिन बिफोर हैंड, यू कैन नॉट डिटर्मिन बिफोर द इवेंट टेक्स प्लेस किसको, द वैल्यू ऑफ क्यू। इट कुड आइदर गो टू 1, it could either go to 0, and you can clearly see that अगर इस तरह का फ्लिप फ्लॉप हो आपके काउंटर में, या इस तरह का फ्लिप फ्लॉप हो आपके से फॉर एग्ज़ाम्पल CPU में, या इस तरह का फ्लिप फ्लॉप हो आपके से फॉर एग्ज़ाम्पल डिबाउंसर में, या किसी और सिंक्रोनस सर्किट में, it will cause the digital system to fail. It will cause the digital system to fail. It can cause the digital system to produce incorrect output. ठीक है, जाहिर सी बात है जब incorrect output आएगा, this incorrect output could lead to failure. So this is one problem in synchronous circuits. ठीक है, और वो प्रॉब्लम जो है वो ये है कि if D changes within this aperture region, यानी आप सेटअप टाइम को वायलेट कर रहे हो या इवन होल्ड टाइम को वायलेट कर रहे हो, then you are not guaranteed to get the true value of Q. ये आपने ज़हन में रखना है. So this phenomenon is called metastability. Q is said to be, ये जो स्टेट है ना, ये अनडिफाइंड स्टेट, दिस स्टेट इज़ कॉल्ड मेटास्टेबल स्टेट. मेटास्टेबल स्टेट वो स्टेट है जिसमें Q की वैल्यू जो है, Q की जो वैल्यू है वो 0 एंड BDD के दरमियान में है, अनडिफाइंड वैल्यू है. ठीक है, सो दिस इज़ मेटास्टेबल स्टेट एंड दिस फिनोमेना इज़ कॉल्ड मेटास्टेबिलिटी. ओके, सो इस तरह, तो इस प्रॉब्लम का जो सलूशन है वो ये है कि आप सिंक्रोनाइज़र्स जो है वो यूज़ करें. Synchronizers are nothing but two D flip-flops connected back to back. ठीक है, एंड दोनों को नॉन इन्वर्टेड क्लॉक जो है वो जा रहा है. सो मे बी इन द मिड टर्म एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द इंटरनल सर्किट ऑफ डी फ्लिप फ्लॉप एंड सिंक्रोनाइज़र. दोनों का सर्किट सेम है, दोनों में डी क्यू फ्लिप फ्लॉप्स जो है बैक टू बैक कनेक्टेड है, बट डी फ्लिप फ्लॉप में एक डी लैच में एक डी लैच में वो है सॉरी एक डी फ्लिप फ्लॉप में दो डी लैचेस हैं और उनमें से एक डी लैच को इन्वर्टेड क्लॉक जा रहा है, जबकि सिंक्रोनाइज़र्स में लैचेस यूज़ नहीं हो रहे, लैचेस यूज़ हो रहे हैं लेकिन एट द बिगर लेवल दो फ्लिप फ्लॉप्स जो हैं वो यूज़ हो रहे हैं. सो इस फ्लिप फ्लॉप के अंदर दो डी लैचेस हैं, सिमिलरली इस फ्लिप फ्लॉप के अंदर भी दो डी लैचेस हैं. सो टोटल अमाउंट ऑफ डी लैचेस जो हैं वो 4 है इस सिंक्रोनाइज़र वाले सर्किट में. एनीवेज, बहरहाल ये तो एक साइड नोट है आप लोगों के लिए.
ओके सो दो डी फ्लिप फ्लॉप्स को बैक टू बैक कनेक्ट करने से ये मसला कैसे मैनेज हो रहा है? आई वुड नॉट से कि ये वाला मसला सॉल्व हो रहा है कम्प्लीटली, यानी जो क्यू के ऊपर जो अनडिफाइंड वैल्यू है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। अभी अब थोड़ी देर तक देखेंगे कि ये ऐसा नहीं है, बल्कि ये हम किसी तरीके से इसको कंटेन कर रहे हैं। सो से फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक क्लॉक है। सो क्लॉक इज स्टार्टिंग फ्रॉम पॉजिटिव एज, ठीक है, एंड आई एम हैविंग D1 ओवर हियर। ओके, यू नो दैट देर आर टू इमेजिनरी लाइंस, एक ये है और एक इमेजिनरी लाइन जो है वो ये है। एंड हाउ मैनी सिग्नल्स आर देयर? देर आर 1 2 3। D1 है, Q1 है और Q2 है। सो D1 है, Q1 है। Q1 इज़ सेम एज D2, सो स्लैश लगा के यहाँ पे D2 मैंने लिख दिया है। और जो फोर्थ सिग्नल है दैट इज़ Q2, द फाइनल आउटपुट ऑफ द ओरिजिनल सर्किट। ओके, सो लेट्स अज्यूम दैट जो D1 है अपर्चर रीजन में जाके चेंज हो रहा है, अपर्चर रीजन के अंदर जाके चेंज हो रहा है। You as digital design engineers, you should ensure that the value at D should change before this imaginary line. In other words, D should remain stable for setup time, seconds before the clock edge, and it should remain stable for hold time, seconds after the positive edge. In other words, D should not change in this aperture region. ये जो aperture region है इसके अंदर इसको चेंज नहीं होना चाहिए। सो assume उसकी बाकी जो वैल्यू है वो 1 है। Now you know that कि जो इनिशली assume करो Q की वैल्यू जो है वो 0 है, ठीक है। अब चूँकि D की वैल्यू जो है वो aperture region में जाके चेंज हो रही है, hence the value of Q will be undefined. सो से फॉर एग्जांपल Q की वैल्यू अनडिफाइंड हो रही है यहाँ पे। सो द वैल्यू ऑफ Q इज़ अनडिफाइंड ओवर हियर, एंड मे बी सम आफ्टर सम टाइम उसकी जो वैल्यू है, यू नो दैट अब अनडिफाइंड होने के बाद Q की वैल्यू कुड आइदर गो टू 0 और कुड आइदर गो टू 1। सो लेट्स अज्यूम कि Q1 की जो वैल्यू है वो 1 की तरफ जा रही है, Q की जो वैल्यू है वो 1 की तरफ जा रही है और 1 पे जाके ये सेटल डाउन हो रही है। ओके, नाउ व्हाट विल बी द सिचुएशन ऑफ सिग्नल Q2? ओके, सो Q2 is 0 initially because Q1 is 0, ठीक है। now you should be very comfortable with this fact, क्योंकि Q1 जो है वो 0 है फ्रॉम दिस टाइम टू दिस टाइम, लिहाजा Q2 भी 0 है फ्रॉम दिस टाइम टू दिस टाइम, ठीक है। नाउ फॉर दिस टाइम टू दिस टाइम Q1 is undefined, ठीक है, Q1 is undefined and hence Q2 will remain undefined. अच्छा, now इस क्लॉक एज के लिए भी आपने दो इमेजिनरी लाइंस जो हैं वो ड्रॉ करनी है। ओके, सो Q2 will remain undefined. ओके, नाउ सी यहाँ पे इस पॉजिटिव एज पे व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ Q1? इस पॉजिटिव एज पे Q1 की जो वैल्यू है वो 1 है, ठीक है। और Q1 चेंज हुआ है यहाँ पे बिफोर दिस इमेजिनरी लाइन। सो एट दिस पॉजिटिव एज Q1 की जो वैल्यू 1 है दैट विल बी सक्सेसफुली ट्रांसफर्ड टू Q2।
तो Q2 पे 1 जो है वो सक्सेसफुली ट्रांसफ़र हो जाएगा, बिकॉज द चेंज इन Q1 इज़ नॉट हैपनिंग इन दिस अपर्चर रीजन, इन दिस अपर्चर रीजन। ठीक है, तो सेटअप टाइम होल्ड टाइम की जो कॉन्स्ट्रेंट्स हैं वो वायोलेट नहीं हो रहे, लिहाजा मैंने यहाँ पे Q1 जो है इसको 1 कर दिया है in the waveform. What about the value of Q2 from this time to this time? Well, the answer is that we don't know. It's undefined. क्यों? क्योंकि जिस वक्त ये पॉजिटिव एज आई थी उस वक्त Q1 की वैल्यू जो थी वो अनडिफाइंड थी, सो Q2 विल आल्सो रिमेन अनडिफाइंड। मैंने क्वेश्चन मार्क यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। क्वेश्चन मार्क मैंने इसलिए ड्रॉ किया है क्योंकि वी डोंट एग्जैक्टली नो कि Q2 की जो वैल्यू है वो कहाँ जाके अनडिफाइंड होगी और अनडिफाइंड होने के बाद वो ज़ीरो पे जाएगी या 1 पे जाएगी। वी डोंट नो अबाउट दैट। ठीक है, इट्स टोटली नॉन डिटर्मिनिस्टिक। बट हमें इतना पता है कि इस पॉजिटिव एज पे Q2 विल डेफिनेटली बी 1, इट विल डेफिनेटली बी 1 बिकॉज Q1 इज़ 1 एंड सेटअप टाइम होल्ड टाइम के जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो वायलेट नहीं हो रहे। सो फॉर दिस रीजन, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो टाइम है, we don't know what is the value of Q2 and it is very difficult to determine. It is not deterministic, it is non-deterministic, we don't know. ठीक है, so you have to keep this thing in mind. But the point to note down is Q2 के ऊपर जो वैल्यू आ रही है, now it is not undefined, इसकी वैल्यू जो है वो 1 है, and hence you can see that by using synchronizer, although undefined वैल्यू आई थी, लेकिन फाइनल आउटपुट पे जो कि Q2 है, फाइनल आउटपुट पे अनडिफाइंड वैल्यू जो है वो ट्रांसफ़र नहीं हुई, बल्कि द अनडिफाइंड वैल्यू वाज कन्फाइंड ओवर हेयर। ठीक है, इन दो फ्लिप फ्लॉप्स के दरमियान में उस अनडिफाइंड वैल्यू को आप समझ लें कि जकड़ा गया है या कैप्चर किया गया है, एंड दैट अनडिफाइंड वैल्यू वाज नॉट अलाउड टू बी ट्रांसफर टू द आउटपुट Q2। सर ठीक है, सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से। अच्छा, बस एक बात और मैंने करनी है, वो ये है कि सिंक्रोनाइज़र में भी मसला आ सकता है। वो कैसे? वो ऐसे कि अगर ये जो Q1 की ये वाली जो एज है, अगर वो इसके अंदर जाके चेंज हो जाए, इस रीजन में के अंदर जाके चेंज हो जाए, तो फिर Q2 की वैल्यू भी अनडिफाइंड हो जाएगी। सो सिंक्रोनाइज़र विल फेल इन दैट केस एज वेल। ठीक है, बट द चांसेस फॉर दिस टू हैपन इज़ वेरी वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल। और रिसर्चर्स ने कुछ रिसर्च के रिज़ल्ट्स जो हैं वो पब्लिश किए हैं यहाँ पे बुक के अंदर, टेक्स्ट बुक के अंदर, जिसमें उन्होंने बताया है कि हाउ स्मॉल आर दोज चांसेस। तो थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ कि हाउ स्मॉल आर दोज चांसेस। इसको मेजर करने के लिए जो मेट्रिक उन्होंने यूज़ किया है, जो पैरामीटर उन्होंने यूज़ किया है, दैट इज़ so this is the topic which I am discussing, metastability. So the metric used by those researchers is ये है MTBF, और ये क्या है इस पैरामीटर का नाम, ये है probability of failure। ठीक है, so ये कुछ टेक्निक्स, कुछ मैथमेटिकल इक्वेशंस के थ्रू उन्होंने शो किया कि the chances for this Q to change in this region is very small. Maybe I think एक एग्जांपल भी है यहाँ पे, एक एग्जांपल भी है जिसमें इन्होंने कुछ कैलकुलेशंस की हैं।
ओके बहरहाल ये कुछ एग्जांपल एनीवेज वो मुझे मिल नहीं रहा. सो ये चांसेस जो हैं वो वेरी वेरी स्मॉल है. सो यू हैव टू कीप दिस थिंग्स आल्सो इन माइंड वाइल डिज़ाइनिंग और वाइल यूजिंग सिंक्रोनाइजर. चलिए अब आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं. सर अगर Q1 में जो ट्रांजिशन मेटास्टेबिलिटी के सही होने की है वो अगर अगले क्लॉक साइकिल में पहुंचने की उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है तो फिर Q2 और Q1 में क्या फ़र्क है? क्योंकि जो चीज़ Q1 में अनडिफाइंड है वही Q2 में अनडिफाइंड है, तो सिंक्रोनाइज़र लगाने का फ़ायदा फिर. नहीं उसका फ़ायदा ये ना कि Q1 बाद में तो स्टेबल हो जाएगा ना. ये देखो ना Q1 बाद में स्टेबल हो रहा है बिफोर द नेक्स्ट क्लॉक एज. इस क्लॉक एज से पहले पहले Q1 की वैल्यू स्टेबल हो रही है एंड हेंस Q2 पे अगले ही पॉजिटिव एज पे उसकी वैल्यू जो है वो अनडिफाइंड से डिफाइंड हो जाती है. ठीक है. सो ये लगाने का फ़ायदा है. Q1 में भी तो फिर डिफाइंड ही है. कहाँ पे? Q1 में जहाँ पे आपने क्रॉस लगाया हुआ सेकंड क्रॉस. यहाँ पे जी Q1 पे भी डिफाइंड. हाँ Q1 पे हाँ असल में ओके. असल में हम आपकी बात बिल्कुल ठीक है. ये वाली जो चीज़ है ना, ये वाला जो सिग्नल है, ये जो मैंने रेड में शो किया है, ये वाला सिग्नल हम आगे ट्रांसफ़र नहीं करना चाहते. ठीक है. सर लेकिन अभी तो आपने कहा कि उसकी प्रोबेबिलिटी आगे ट्रांसफ़र होने की कम नहीं है, नहीं तो उसके देखो, आगे ओहो नहीं, आप समझ नहीं रहे. आप ये कह रहे हो ना कि अगर आप ये फ्लिप फ्लॉप नहीं लगाते, ठीक है, तो फिर क्या होगा. ये वाला जो सिग्नल है ये डायरेक्टली कनेक्ट हो सकता है एक बड़े इंपॉर्टेंट सिस्टम के साथ और वो इस सिस्टम को फेल कर सकता है. अभी क्या हो रहा है, अभी इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, इस सिचुएशन में ये हो रहा है कि ये वाला जो रेड सिग्नल है, ये जो अनडिफाइंड सिग्नल है, वो अभी भी आ रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन वो सिर्फ इस रीजन में फंसा हुआ है. वो आगे क्रिटिकल सिस्टम के को ट्रांसफ़र नहीं हो रहा. ठीक है, समझ आ गई ना बात की. जी सर. ये मैं कहना चाह रहा हूँ. सो इसलिए मैंने शुरू में कहा है कि जो अनडिफाइंड वैल्यू है Q1 की, वो एलिमिनेट नहीं हो रही, बल्कि उसको हमने कन्फाइन कर दिया है. उसको हम आगे क्रिटिकल सिस्टम तक जाने नहीं दे रहे. क्रिटिकल सिस्टम के पास ये वाला सिग्नल जा रहा है, ये वाला स्टेबल सिग्नल जा रहा है. ये वाला सिग्नल नहीं जा रहा क्रिटिकल सिस्टम के पास. चलें एनीवेज, तो किसी का कोई और क्वेश्चन हो तो आप जो है वो पूछ सकते हैं. फिर इसी तरह मेटास्टेबिलिटी भी सिर्फ हार्डवेयर पे जो है वो ऑफर हो सकती है, सिमुलेशन में नहीं. जी ऐसे ही है. मेटास्टेबिलिटी जो है सिर्फ हार्डवेयर में है, लेकिन उसमें नहीं है, सिमुलेशन में नहीं है. क्वेस्टासिम में भी नहीं है और विवाडो में भी नहीं है. ऐसे ही है. एंड सर जो आपने Q2 ड्रॉ किया है, नेक्स्ट क्लॉक एज के सेटअप टाइम तक भी अनडिफाइंड रहेगा, लेकिन उसको आपने ड्रॉ नहीं किया. नेक्स्ट टाइम मैंने ड्रॉ कर लिया हुआ यहाँ पे. इससे आगे क्लॉक एज तक भी अनडिफाइंड नहीं रहेगा, क्योंकि क्लॉक एज पे जाके Q2 बन हो रहा है. हाँ वो मैंने कम्प्लीटली ड्रॉ नहीं किया. जस्ट कॉन्सेप्ट देने के लिए मैंने यहाँ तक ड्रॉ किया बस. ओके सर. ओके चलें ठीक है. या ठीक है, बस मैं आज के लेक्चर में इतना ही मैं डिस्कस करना चाह रहा था. सो इन टुडेज़ लेक्चर व्हाट वी डिस्कस्ड, हमने ग्लिचेस को डिस्कस किया. ग्लिचेस आते कैसे हैं आपके सिस्टम में, और फिर हमने ये देखा कि if you want to successfully transfer D to Q, you have to satisfy, or you have to make the signal stable for at least this much amount of time before the clock edge and at least this much amount of time. ठीक है, ये at least का लफ्ज़ मैं यूज़ कर रहा हूँ, this is very important, at least. So at least this much amount of time before the clock edge and at least this much amount of time आफ्टर द क्लॉक एज. अगर ऐसा है तो फिर जो D है that would be successfully transferred to the output. एक और एग्जांपल देख लेते हैं. सो से फॉर एग्जांपल
ये क्लॉक है, ठीक है, और ये इमेजिनरी लाइन है, और ये डी है, दिस इज़ क्लॉक, दिस इज़ डी। अच्छा, सो डी चेंज हो गया यहाँ पे, ठीक है, बिफोर दिस इमेजिनरी लाइन, ठीक है, ओके। सो दिस इज सेटअप टाइम के लिए ये स्टेबल रह रहा है। बट इफ़ योर सिग्नल चेंजेस, इफ़ डी गोज़ टू ज़ीरो अगेन, यहाँ पे ओके, सो अगर सिचुएशन इस तरह की हो कि डी जो है वो यहाँ पे चेंज हो रहा है, ना यू सी दैट कि हमने क्या कहा था, फॉर एटलीस्ट इतने टाइम के लिए डी की वैल्यू को 1 रहना चाहिए, लेकिन वो तो पहले ही ज़ीरो हो गया, यानी इस इमेजिनरी लाइन से पहले पहले ही वो ज़ीरो हो गया। इस सूरत हाल में भी क्यू की वैल्यू जो है वो अनडिफाइंड आएगी आउटपुट के ऊपर, क्यू की वैल्यू 1 नहीं आएगी, बल्कि क्यू की वैल्यू जो है वो अनडिफाइंड आएगी। सो क्यू की वैल्यू 1 जो है कब आएगी, व्हेन दिस सिग्नल इज़ स्टेबल और फॉर दिस मच अमाउंट ऑफ टाइम, और बेशक आगे जाके यहाँ पे जाके ज़ीरो हो जाए, कोई मसला नहीं। तो उससे गारंटी है कि मतलब इस बात की श्योरिटी आपको मिल जाएगी कि क्यू के ऊपर 1 की वैल्यू जो है वो आ जाएगी। सो दिस कैन बी द सेकंड पॉसिबल सिनेरियो फॉर क्यू, not to be the exact mirror or not to behave exactly the way we want. चलिए, ओके, सो दैट्स द एंड ऑफ टुडेज़ लेक्चर, एंड इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, मे बी मोस्ट प्रोबेबली टुमारो, एंड बल्कि मुझे उम्मीद है कि शायद यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो ओपन हो जाएंगी। सो लेट्स सी क्या होता है। ओके, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। ओके, एक छोटी सी मैं क्लैरिफिकेशन करना चाहता हूँ प्रीवियस डिस्कशन की रिलेटेड टू मेटास्टेबिलिटी यूजिंग सिंक्रोनाइजर्स। सो इफ़ D1 changes in the aperture region, ठीक है, सो Q1 पे क्या इफ़ेक्ट होगा। सो इनिशियली जो Q1 है, अज्यूम करो कि वो ज़ीरो है, ठीक है, एंड चूँकि D1 जो है वो अपर्चर रीजन में चेंज हो रहा है, देन Q1 विल गो टू अनडिफाइंड वैल्यू, Q1 की वैल्यू जो है वो अनडिफाइंड हो जाएगी। ओके, जिस तरह मैंने शुरू में बताया आपको कि अनडिफाइंड Q की वैल्यू इंस्टेंटेनियसली नहीं होगी, बल्कि कुछ डिले के बाद होगी, देयर इज़ सम डिले ओवर देयर। सो लेट्स अज्यूम कि Q1 की वैल्यू जो है वो यहाँ पे जाके, अच्छा शुरू में तो आप इसको ब्लू वेव फॉर्म जो है ऐसे ही रिप्रेजेंट कर लें। सो आप अज्यूम ये करो कि Q1 ज़ीरो ही रह रहा है, ठीक है, बल्कि यहाँ तक, और फिर इस पॉइंट पे जाके Q1 की वैल्यू जो है वो अनडिफाइंड रह रही है, या अनडिफाइंड हो गई है, एंड आफ्टर सम टाइम Q1 की वैल्यू अज्यूम करो कि वो 1 हो गई है, it changes to 1 after some delay, ठीक है। सो उसी वक्त उसकी वैल्यू अनडिफाइंड नहीं होगी जिस वक्त से फॉर एग्जांपल D1 की वैल्यू जो है वो चेंज हो रही है। सो इट इज़ पॉसिबल कि Q1 की वैल्यू अनडिफाइंड हो अपर्चर रीजन के बाहर। अच्छा, नाउ व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑन Q2। सो Q2 इज़ ज़ीरो इनिशियली बिकॉज Q1 इज़ ज़ीरो। इस पॉजिटिव एज पे Q1 की जब सैम्पलिंग हुई थी तो उस वक्त उसकी वैल्यू ज़ीरो थी। सो Q2 विल रिमेन ज़ीरो टिल दिस पॉजिटिव एज, इस पॉजिटिव एज तक इसकी वैल्यू जो है वो ज़ीरो रहेगी, ठीक है। एंड नाउ इफ़ यू ऑब्ज़र्व दैट Q2 डिपेंड्स ऑन Q1। अब Q1 जो है दिस मच अमाउंट ऑफ टाइम एंड दिस मच अमाउंट ऑफ टाइम, ये सेटअप एंड होल्ड टाइम है। सो दोनों टाइम्स के लिए Q1 इज़ स्टेबल एंड एट ज़ीरो, ठीक है, एंड हेंस इस पॉजिटिव एज पे Q2 की वैल्यू क्या होगी, वो ज़ीरो ही रहेगी, एंड इट विल रिमेन ज़ीरो टिल द नेक्स्ट पॉजिटिव एज।
it will remain 0 till the next positive edge. Now अगर आप इसके लिए भी वो सेटअप टाइम और होल्ड टाइम की जो इमेजिनरी लाइंस हैं वो अगर आप ड्रा करते हैं, इफ़ यू ऑब्ज़र्व दैट, यू कैन ऑब्ज़र्व दैट कि ये जो Q1 है ये तो चेंज हुई है इस लाइन से पहले, एंड इट रिमेन स्टेबल. इट इज़ स्टेबल फॉर setup time amount of time and hold time amount of time. Q1 is stable at 1 and hence जब ये वाली पॉजिटिव एज आएगी तो Q2 is guaranteed to go to 1 and it will remain at 1 till the next positive edge. तो इस केस में आप देख सकते हैं कि Q2 में कोई भी undefined वैल्यू नहीं है. there is no undefined value in Q2, यानी Q2 never goes to metastable state. ठीक है. सो दिस इज़ द एडवांटेज ऑफ यूजिंग 2 बैक टू बैक T फ्लिप फ्लॉप्स. तो अभी शुरू में एक स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन पूछा कि इफ़ यू डोंट यूज़ दिस फ्लिप फ्लॉप, अगर हम ये वाला फ्लिप फ्लॉप यूज़ ना करें तभी तो Q1 जो है वो स्टेबिलिटी की तरफ जा रही है. लेकिन शायद आप भूल गए हैं, डायग्राम में देखो ये जो अनडिफाइंड वैल्यू है जो थोड़ी देर के लिए आई थी, दैट विल गेट propagated to some critical part of a digital system and it can cause failure. लेकिन अगर आप उस critical system को Q2 के साथ directly अटैच करते हो, there is no undefined value anywhere over here, so the chances of failure greatly reduces in this case.